अंग्रेजों और मराठों के बीच आंग्ल मराठा संघर्ष 1775 से लेके 1818 तक लगभग 40 सालों तक चला, जिसमें अंततः मराठे पूरी तरीके से पराजित हो गए और अंग्रेजों की जीत हुई। इस आंग्ल मराठा संघर्ष को 3 चरणों में बांटकर देखा जाता है। जैसे कि पहला आंग्ल मराठा संघर्ष जो है, उसको अगर हम इस तरीके से देखें कि प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष, यह संघर्ष जो था वह 1775 में सूरत की संधि के साथ शुरू हुआ। वस्तुतः मराठा पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात उनका भाई नारायण राव पेशवा बना, जबकि उनका चाचा रघुनाथ राव, जिसे राघोबा भी कहा जाता था, वह स्वयं पेशवा बनना चाहता था। उसने एक साजिश के तहत नारायण राव की हत्या करा दी और स्वयं पेशवा पद पर आसीन हो गया। किंतु एक न्यायिक जांच में वह नारायण राव की हत्या का दोषी पाया गया और मराठा छत्रपति ने उसे पेशवा पद से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद वह अंग्रेजों से सहायता लेने के लालसा में ईस्ट इंडिया कंपनी के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधिकारियों से मिला और एक षड्यंत्र के तहत उनसे एक समझौता कर लिया। इस समझौते को ही सूरत की संधि कहा जाता है, जो 1775 में हुआ। और सूरत के संधि ने अंग्रेजों को वह अवसर दे दिया कि वे मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दें, और इसके साथ ही आंग्ल मराठा संघर्ष का शुरुआत भी हो जाता है। हालांकि बंगाल का गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग्स, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की शक्तियों से लैस था, उसे यह अधिकार था कि वह बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ अन्य मामलों जो गैर व्यापारिक प्रकृति के थे, उसमें उसको हस्तक्षेप करने का अधिकार मिला था, निर्देशन और अधीक्षण का अधिकार मिला था। वह इस युद्ध से सहमत नहीं था, इसलिए उसने अपने एक प्रतिनिधि को मराठों से संधि करने के लिए भेजा और वह मराठों के साथ एक पुरंदर की संधि हुई 1776 में। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि के द्वारा उसने इस आंग्ल मराठा संघर्ष को रोक लगा दिया। लेकिन बॉम्बे स्थित अंग्रेज इस युद्ध को रोकना नहीं चाहते थे। वह इस युद्ध से भविष्य में अपने लिए राजनीतिक लाभ देख रहे थे, जैसे कि बंगाल में उन्होंने प्राप्त किया था और दक्षिण भारत में कर्नाटक युद्ध के दौरान प्राप्त किया था। इसलिए उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स के निर्णय के खिलाफ इंग्लैंड स्थित अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर से अनुमति मांगा और उन्हें अनुमति मिल भी गया। जब इंग्लैंड स्थित बोर्ड ऑफ गवर्नर ने युद्ध करने की अनुमति दे दी, तो बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने भी अब मराठों के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई और मराठों से लड़ने के लिए उसने बंगाल से भी सेना भेजी। हालांकि मराठे बॉम्बे की अंग्रेजी सेना और बंगाल की अंग्रेजी सेना को संयुक्त रूप से हराने में, पराजित करने में सफल हुए और अंग्रेजी सेना लगातार हारती जा रही थी। इस हार की वजह से अंग्रेजों को मजबूर होकर 1779 ध्यान रखिएगा में बड़गांव की संधि के द्वारा इस युद्ध को रोकने का प्रयास किया और एक बार फिर आंग्ल मराठा संघर्ष रुक गया। लेकिन अंग्रेज चूंकि हार रहे थे, इसलिए कुछ समय के लिए अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए वह युद्ध रोके थे। वो युद्ध रोकने का उनका कोई अपना मनसा था नहीं। इसलिए बड़गांव की संधि 1779 में युद्ध रोकने के बाद फिर शीघ्र ही पुनः युद्ध शुरू हो गया। यह ऐसा दौर था जो
अंग्रेज भारत में सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि यदि व्यापक संदर्भ में देखा जाए तो इस समय अंग्रेज मैसूर में हैदर अली के खिलाफ भी संघर्षरत थे। और हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ मराठों और निजाम के साथ मिलकर एक गठजोड़ भी बना लिया था, और जिसमें हैदर अली भी अंग्रेजों के खिलाफ लगातार सफल होता जा रहा था। अब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स मराठों से अस्थाई युद्ध विराम की नीति पर चला, और उसने 1782 में सालबाई की संधि के द्वारा इस युद्ध को रोक दिया। पहला आंग्ल मराठा संघर्ष जो 1775 में शुरू हुआ था, वह अगर देखा जाए तो सलबाई की संधि 1782 के द्वारा स्थायी रूप से रुका, और यह संघर्ष विराम जो था वह लगभग 20 वर्षों तक चला। अब यहां प्रश्न यह भी बनता है, इस टॉपिक से प्रायः परीक्षा में इन संधियों का समय पूछा गया है। सूरत की संधि कब हुई, बड़गांव की संधि कब हुई, पुरंदर की संधि कब हुई, सालबाई की संधि कब हुई, ये प्रायः पूछे गए हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि सालबाई की संधि में मराठों की ओर से प्रमुख भूमिका निभाने वाला नेता कौन था। तो सालबाई की संधि जो मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, उसमें जो प्रमुख नेता था वह था सिंधिया। प्रमुख नेता था वह क्या था? सिंधिया। इसका नाम था महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया समकालीन संदर्भ में मराठों का कह सकते हैं कि सबसे योग्य सेना नायक था, और उत्तर भारत में मराठा शक्ति की स्थापना में उसकी प्रमुख भूमिका थी। महादजी सिंधिया के बारे में कुछ और भी फैक्ट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे यह एक और फैक्ट है कि शाह आलम द्वितीय को, जो कि अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रह रहा था, तो शाह आलम द्वितीय को मराठों ने, खासतौर से सिंधिया ने ही 1772 में इलाहाबाद से ले जाकर दिल्ली में उसको स्थापित कराया। और इसके बाद दिल्ली दरबार में भी महादजी सिंधिया का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। महादजी सिंधिया की स्थिति ये थी कि वैसे तो वो ग्वालियर का शासक था, लेकिन पूरा बुंदेलखंड का क्षेत्र, चंबल घाटी का पूरा क्षेत्र, और यहाँ तक कि गंगा जमुना दोआब का क्षेत्र भी उसके प्रभाव क्षेत्र में आता था। खैर, सलबाई की संधि का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि सलबाई की संधि में सिंधिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और सलबाई की संधि में मराठों की तरफ से, खासतौर से मराठा पेशवा, इसमें मराठा पेशवा जो थे वह माधवराव द्वितीय थे, हालांकि वो बालक पेशवा थे। इसका संदर्भ ये है कि जब रघुनाथ राव को नारायण राव की हत्या का दोषी ठहराया गया और उनको पेशवा पद से बर्खास्त कर दिया गया, उसी समय नारायण राव की विधवा थी, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, और इस नवजात शिशु को ही पेशवा पद पर बैठा दिया गया, और उनके जो कार्य हैं उसका निर्वहन करने के लिए एक 12 भाई काउंसिल थी। उस 12 भाई काउंसिल में एक व्यक्ति थे नाना फडणवीस, उनका नाम था नाना फडणवीस। उस काउंसिल के एक तरह से मुखिया के रूप में थे, इनका बहुत ज्यादा प्रभाव था। खैर, तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध सूरत के संधि से शुरू हुआ और सलबाई के संधि से समाप्त हुआ। इसके बाद आता है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध के अगर पृष्ठभूमि में जाएंगे तो यहां भी पेशवा पद को लेकर विवाद हुआ। वस्तुतः इस समय मराठा राजनीति में 3 चेहरे बहुत प्रमुख थे। एक थे मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय, दूसरे थे मल्हार राव होलकर, और तीसरे थे सिंधिया। सिंधिया और पेशवा में अच्छा संबंध था,
और ये दोनों होलकर के विरोधी थे। हुआ यह कि होलकर के भाई बिठू जी की हत्या पेशवा बाजीराव द्वितीय ने करा दी। बदला लेने के लिए होलकर ने पेशवा का जो मुख्यालय था पुणे में स्थित था वह, उस पर हमला कर दिया और पेशवा को वहां से भगा दिया और एक विनायक राव नामक व्यक्ति को पेशवा बनाया। लाचार पेशवा बाजीराव द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि वो अंग्रेजों से संधि करने के लिए बसीन पलायन कर गए और उन्होंने एक बसीन की संधि की अंग्रेजों के साथ। तो दूसरा आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत ही होती है 1802 की बसीन की संधि से। मुख्य कारण क्या था बसीन की संधि? इसमें दो पक्ष कौन थे? मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज। बसीन की संधि एक सहायक संधि थी। बसीन की संधि एक सहायक संधि थी। सहायक संधि का मतलब यह था कि पेशवा अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो कंपनी का प्रतिनिधि होता था उसको रखना स्वीकार कर लिए। पेशवा के राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट यानी ब्रिटिश सेना तैनात कर दी गई। पेशवा अपनी विदेश नीति का संचालन स्वयं न करके अंग्रेजों के माध्यम से ही करना स्वीकार किए। पेशवा ने यह स्वीकार किया कि वह अपनी सेवा में किसी गैर यूरोपीय नागरिक को नहीं लेंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो चूंकि पेशवा अपने आप में मराठा संघ का अध्यक्ष था और यह जो मराठा संघ था जो गायकवाड़, भोसले, होलकर और सिंधिया से मिलकर बना था, ये चारों जैसे बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले और इंदौर का होलकर, ये चारों अपने आप में एक कह सकते हैं कि अर्ध स्वतंत्र राज्य की स्थिति में आ गए थे तो ये पेशवा के अधीन ही, लेकिन इनका व्यवहार था वो अर्ध स्वतंत्र राज्य का था। पेशवा नाम मात्र का इनका मुखिया था। तो इसका मतलब है कि आगे चलकर मराठों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार अंग्रेजों को वैधानिक रूप से मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि बसीन की संधि की वजह से मिल गया। बसीन की संधि की विशेषता क्या है? यह एक सहायक संधि है। किसके बीच में हुई? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई। इस बसीन की संधि को मराठों ने अपने लिए अपमानजनक माना और उसके बाद मराठों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया और यह युद्ध एक व्यापक युद्ध हुआ और कह सकते हैं कि एक साथ उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्रों में हुआ। अगर आप देखें तो यह युद्ध जो है उत्तर भारत में लॉर्ड लेक और दक्षिण भारत में आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में मराठों के खिलाफ लड़ा गया। इस युद्ध के समय भी मराठा एकजुट नहीं हो पाए। हालांकि सिंधिया और भोसले मिलकर लड़ रहे थे, होलकर अभी भी किनारे था और बाजीराव तो बसीन की संधि में बंध ही चुके थे। तो आर्थर वेलेजली ने दक्षिण भारत में दो जगह है, एक है असई, इसे असाय भी कहा जाता है, और दूसरा है अरगांव। इन दोनों जगह आर्थर वेलेजली ने सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को पराजित किया। और उसी प्रकार उत्तर भारत में लॉर्ड लेक ने एक जगह है लासवाड़ी और दूसरा है दिल्ली। उत्तर भारत में लॉर्ड लेक ने सिंधिया के सेना को लासवाड़ी और दिल्ली में पराजित किया और कह सकते हैं कि 1803 में लॉर्ड लेक ने दिल्ली पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। जो दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय इस समय एक अंधे बादशाह के रूप में शासन कर रहा था, क्योंकि 1788 में उसके
वजीर ने उसको अंधा बना दिया था। हालांकि वो अभी तक सिंधिया के प्रभाव में था, लेकिन 1803 में वह मराठों का कह सकते हैं कि संरक्षण त्याग कर पुनः अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया। इस प्रकार 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर नियंत्रण कब स्थापित किया। तो यहां आप लोग नोट कर सकते हैं कि 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक। दिल्ली में सिंधिया का सेना खासतौर से आगरा में था, और उत्तर के कह सकते हैं राजपूताना राज्यों पर भी उसका प्रभाव था। तो कह सकते हैं कि सिंधिया और भोसले दोनों लोग अंग्रेजों के द्वारा पराजित कर दिए गए। यहाँ यह फैक्ट याद रखने लायक है कि दक्षिण भारत में आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में मराठों के खिलाफ संघर्ष हुआ, खासतौर से सिंधिया भोसले के खिलाफ, और उत्तर भारत में लॉर्ड लेक ने सिंधिया की सेना के खिलाफ संघर्ष किया, और इस युद्ध में सिंधिया और भोसले पराजित हो गए। इसके बाद दो महत्वपूर्ण संधियां हुई। एक संधि हुई वह सुरजी अर्जन गांव की संधि थी, और एक संधि जो हुई वह देवगांव की संधि हुई। देवगांव की संधि अंग्रेजों और भोसले के बीच में हुआ था। यह संधि दिसंबर 1803 में हुआ था, और इस संधि के द्वारा भोसले ने अपने उड़ीसा प्रांत वाले क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए। उसी प्रकार सुरजी अर्जन गांव की संधि जो है यह भी दिसंबर 1803 में ही हुआ। हालांकि क्रम के दृष्टि से देखा जाए तो पहले भोसले से देवगांव की संधि हुई, उसके बाद सिंधिया से सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई। सुरजी अर्जन गांव ग्वालियर के पास ही एक जगह है। सिंधिया ने भी गंगा जमुना दुआब का क्षेत्र है, दिल्ली मथुरा का क्षेत्र है, उसके बाद अपने राजपूताना पर जो उनका प्रभाव था उसको, उसके बाद दक्षिण भारत में अहमदनगर का दुर्ग, फिर भड़ौच का बंदरगाह, ये सारे क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए। कह सकते हैं कि अंग्रेजों को बहुत बड़े भूभाग का लाभ हुआ इस युद्ध में। तकनीकी दृष्टि से देखें तो जिस प्रकार बसीन की संधि एक सहायक संधि थी, उसी प्रकार देवगांव और सुरजी अर्जन गांव की संधि भी एक सहायक संधि थी। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है मराठों के संदर्भ में कि किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों से कब सहायक संधि किया। तो जब पेशवा के संदर्भ आए तो पेशवा ने 1802 में बसीन की संधि किया, यह एक सहायक संधि थी। उसी प्रकार भोसले ने 1803 में ही देवगांव की संधि किया, यह भी एक सहायक संधि थी। और सिंधिया ने सुरजी अर्जन गांव की संधि किया, यह भी एक सहायक संधि थी। उसके बाद होलकर से भी अंग्रेजों का युद्ध हुआ। हालांकि होलकर ने अकेले लड़ाई लड़ा, क्योंकि जब सिंधिया भोसले लड़ रहे थे तो होलकर किनारे खड़े थे। इसी प्रकार जब होलकर भी अंग्रेजों से जब युद्ध में उलझे तो सिंधिया और भोसले ने भी उनका साथ नहीं दिया। होलकर ने भी लड़ाई लड़ा और अंत में होलकर भी हार गए, और हारने के बाद होलकर को राजपुर घाट की संधि के द्वारा अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा। हालांकि होलकर ने अंग्रेजों से सहायक संधि नहीं किया था। तो यह दूसरा आंग्ल मराठा संघर्ष है। फिर से एक बार रिपीट करना चाहेंगे कि दूसरा आंग्ल मराठा संघर्ष बाजीराव द्वितीय के बसीन पलायन और अंग्रेजों से बसीन की सहायक संधि करने के साथ शुरू होता है। इसके बाद मराठों का और अंग्रेजों का संघर्ष शुरू होता है। इसमें शुरुआत सिंधिया और भोसले करते हैं, हालांकि सिंधिया और भोसले पराजित होते हैं, और अंत में सिंधिया और भोसले ने देवगांव की संधि और सुरजी अर्जन गांव की सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों से समझौता कर लिया। बाद में होलकर की भी लड़ाई होती है, होलकर भी अंत में पराजित होते हैं और राजपुर घाट की संधि के द्वारा समझौता करते हैं। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। जब सिंधिया या भोसले से अंग्रेजों का संघर्ष हो रहा था, उसमें यहाँ का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था, जो भारत में सहायक संधि को लागू कराने वाले के रूप में जाना जाता है।
लेकिन इस युद्ध के दौरान ही ब्रिटेन के इनके जो मालिक थे, इन्हें बोर्ड ऑफ गवर्नर कहा जाता था, उनको ऐसा लगा कि भारत में जो अंग्रेजी कंपनी गई है वो एक खर्चीले युद्ध में फंस गई है। तो इसलिए उन्होंने लॉर्ड वेलेजली को वापस बुला लिया और उसके बाद उन्होंने क्रमशः बहुत जल्दी जल्दी लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉर्ज बार्लो को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आया तो उसने सिंधिया के साथ एक उदार संधि की, जो 1804 की बुरहानपुर की संधि मानी जाती है, और उसमें सिंधिया के बहुत सारे क्षेत्र उसको वापस कर दिए गए। ग्वालियर भी उसको वापस कर दिया गया और चंबल का क्षेत्र भी उसको वापस कर दिया गया। सिंधिया ने जो राजपूतों के ऊपर अपना नियंत्रण वापस ले लिया था, उसको अंग्रेज कहे कि मैं राजपूतों के ऊपर प्रभाव जमाने की अब कोई प्रयास नहीं करेंगे। और इसी प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस के तुरंत बाद जॉर्ज बार्लो आता है, वह भोसले से संधि करता है। भोसले को भी तमाम रियायत दी जाती है और जॉर्ज बार्लो ही होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि करता है। और राजपुर घाट की संधि में होलकर के ऊपर यह दबाव नहीं डाला गया कि होलकर जो है वह सहायक संधि को स्वीकार करे। तो इस प्रकार आंग्ल मराठा संघर्ष का दूसरा चरण समाप्त होता है और इसका परिणाम यही हुआ कि मराठे आंतरिक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं और अंग्रेजों की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स के भारत आगमन के साथ ही तीसरा आंग्ल मराठा संघर्ष शुरू होता है। तीसरा आंग्ल मराठा संघर्ष के कारण पूछा जाता है। तीसरा आंग्ल मराठा संघर्ष के संदर्भ में दो बातें कही जाती हैं। पहला कि पिंडारी लोग महाराष्ट्र क्षेत्र में फैले हुए थे, खासतौर से मराठा प्रभावित क्षेत्र में फैले हुए थे। इनका मुख्य व्यवसाय लूट मार करना था। हालांकि जब मराठा सेना किसी देश पर आक्रमण करती थी तो मराठा सेना के साथ ही लग जाते थे और ये भाड़े के सैनिकों के रूप में काम करते थे। इनको मराठा शासकों की तरफ से कोई वेतन नहीं मिलता था, लूट में इनको हिस्सा मिलता था। तो इनके बारे में कहा जाता था कि ये मराठों के ये एक तरह से शिकारी कुत्ते जैसे हैं। तो पिंडारियों को का दमन करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कर्नल स्लीमैन को लगाया। पिंडारियों का कोई अपना राज्य क्षेत्र नहीं था, ये मराठा राज्य क्षेत्र में ही फैले हुए थे। तो जब पिंडारियों के दमन के लिए अंग्रेजी सेना जब गई तो उसने किसी न किसी मराठा राज्य की सीमा का अतिक्रमण किया। इससे मराठों के संप्रभुता को चुनौती मिली और मराठों के साथ उनका संघर्ष शुरू हो गया। तो एक मत तो यह है कि पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेजों का दमन अभियान तीसरे आंग्ल मराठा संघर्ष में तब्दील हो गया। इसके बारे में एक दूसरा मत भी आता है कि अंग्रेजों का उद्देश्य भी यही था कि पिंडारियों का दमन करने के बाद मराठों की बची कुछ शक्ति को समाप्त कर दिया जाए और भारत का एक सर्वप्रमुख शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया जाए। तीसरे आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत कैसे होती है? तीसरे आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत में कुछ संधियां होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक संधि होती है 1816 में, नागपुर की संधि। यह संधि अंग्रेज भोसले से करते हैं। 1816 की नागपुर की संधि के द्वारा अंग्रेज भोसले से नागपुर को प्राप्त कर लेते हैं। नागपुर उत्तर भारत में एक बहुत ही सामरिक महत्व का स्थल था, या कह सकते हैं कि भारत में एक सामरिक महत्व का स्थल था। नागपुर पर नियंत्रण के द्वारा ऐसा माना जाता है कि भारत में ब्रिटिश जो है वह सामरिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत हो गए, क्योंकि इसके पहले ही इलाहाबाद में, अवध में, पूना में और यहाँ तक कि मैसूर में
अंग्रेजों की सहायक सेना तैनात हो चुकी थी। हालांकि भोसले को बाद में एहसास हुआ कि उन्होंने एक गलत संधि कर लिया है, और भोसले बाद में अंग्रेजों से लड़े भी और पराजित हो गए। दूसरा जो महत्वपूर्ण संधि है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है 1817 में पूना की संधि। पूना संधि यह उन्होंने पेशवा से किया। पूना की संधि का जो संधि की जो शर्तें थी वह इस प्रकार थी कि पहला यह था कि जो पेशवा है वह मराठा संघ की अध्यक्षता, मराठा संघ की अध्यक्षता को त्यागेगा। दूसरा क्या था कि मराठा संघ को ही भंग कर दिया जाएगा, मराठा संघ को भंग कर दिया जाएगा। और इसमें तीसरा था कि पेशवा से कोंकण वाला क्षेत्र, यह भी सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था, कोंकण क्षेत्र। इसलिए कि जब आप मराठा नौसेना की बात करेंगे तो मराठा नौसेना के जितने भी मुख्य केंद्र थे, चाहे वह विजय दुर्ग हो या सिंध दुर्ग हो, ये सब कोंकण क्षेत्र में ही थे। तो कोंकण क्षेत्र पेशवा ने अंग्रेजों को दे दिया। तो 1817 की पेशवा की संधि, पूना की संधि, जो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुआ, इसके द्वारा बाजीराव द्वितीय ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी, क्योंकि मराठा संघ का अध्यक्ष पेशवा ही हुआ करता था। दूसरे, मराठा संघ को ही भंग कर दिया गया। और तीसरे क्या था कि कोंकण का क्षेत्र जो था, जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, वो पेशवा अंग्रेजों को देने को सहमत हो गए। हालांकि पेशवा को भी बाद में एहसास हुआ कि उन्होंने गलत कर दिया, और पेशवा भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को तत्पर हो गए। हालांकि अंत में पेशवा को बहुत ही अपमानजनक हार स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि पेशवा 3 लड़ाइयों में हारे। एक लड़ाई था किरकी का, एक था कोरेगांव का, और एक था अस्टी। 3 लड़ाइयों में पेशवा पराजित हुए, और अंत में एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी जॉन मेलकम के सामने पेशवा ने आत्मसमर्पण कर दिया, और उसके बाद पेशवा पद को भी समाप्त कर दिया गया। और पेशवा को पुणे से बहुत दूर, कानपुर के निकट एक छोटा सा बिठूर जागीर देकर उनको बैठा दिया गया कि आप बिठूर में शांति से बैठिए, और पेशवा को 8 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देने की बात की गई कि आप पेंशन लीजिए और शांति से रहिए, अब राजनीति से बिल्कुल ही आप दूर हो जाइए। यहां यह प्रश्न आता है कि तीसरे आंग्ल मराठा संघर्ष में कौन प्रमुख मराठा सरदार नहीं लड़ा? यह सवाल कई बार पूछा गया है। तो यहां ध्यान देना है कि तीसरे आंग्ल मराठा संघर्ष में सिंधिया ने लड़ाई नहीं लड़ी थी, क्योंकि तीसरे आंग्ल मराठा संघर्ष के प्रारंभ में ही सिंधिया से अंग्रेजों की ग्वालियर की संधि हुई थी, और सिंधिया ने अंग्रेजों को पिंडारियों के दमन के विरुद्ध सहायता देने का वादा किया था। अपने किले भी प्रदान किए थे, जो ब्रिटिश आर्मी पिंडारियों के दमन में लगी थी, उनको ठहरने के लिए, उनके भोजन के लिए, उनके रसद सामग्री के लिए उन्होंने अपने संसाधन में उपलब्ध कराए थे। ठीक। तो तीसरे आंग्ल मराठा संघर्ष में पेशवा लड़ा, भोसले लड़ा, सिंधिया नहीं लड़ा, होलकर भी लड़ा। होलकर की लड़ाई जो होती है वो तीसरे आंग्ल मराठा संघर्ष में, वो भी निर्णायक लड़ाई होती है, और होलकर भी पराजित होते हैं। और अंत में 1818 में होलकर जो हैं मंदसौर की संधि कर लेते हैं, मंदसौर संधि। मंदसौर संधि भी एक प्रकार की सहायक संधि थी, लेकिन यह उदार सहायक संधि थी। सहायक संधि की सारी शर्तें इस पर थोपी नहीं गई थी। तो मंदसौर की संधि के साथ ही तीसरा आंग्ल मराठा संघर्ष समाप्त हो गया। तीसरे आंग्ल मराठा संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि सिंधिया पूरी तरीके से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था, भोसले पूरी तरीके से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था, होलकर भी पूरी तरीके से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था, पेशवा राजनीति से अलग हो चुका था। और इस प्रकार मराठा शक्ति का अवसान हो गया, मराठा शक्ति का पतन हो गया, और अंग्रेज भारत में एक सर्व प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर आए।
इसके साथ ही आंग्ल मराठा संघर्ष जो पिछले 40 वर्षों से चला आ रहा था, समाप्त हो गया। सत्येंद्र